स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 19 फरवरी 2024 को आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का आपका जो बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए ये होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी के लिए अब आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो इसीलिए कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो, आपकी टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 6 रहेगा और इससे पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल आपको हमने 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, आपका बहुत अच्छा फीडबैक आया था कि सर ये तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, अब ये जो हमारी आज की ये एक वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सैंपल पेपर नंबर 7 को एक ही वीडियो में अच्छे से समझेंगे, पूरा का पूरा एक ही बार में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अराउंड आपकी 50 से लेके 55 मिनट तक की बनेगी। बट हाँ, अगर आप इसको कंप्लीटली एंड तक देख लोगे तो आई एम श्योर कि आपकी तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इंक्रीज हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी तैयारी आपने कर भी रखी है। ओके बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके जो 6 हैं टोटल, इनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दी है या फिर आपने कोई पेपर नहीं देखा है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप उसमें सारे सैंपल पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप कहीं से भी जाके देख लेना। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए, पहले हम आपका कल आपका जो एग्जाम होगा बोर्ड का उसका फ्रंट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने JSK/ लिया हुआ है। आपको 4 सेट में से कोई भी एक सेट मिल जाएगा। इनबॉक्स में आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, मेक श्योर बच्चों कि आपको पेपर जो है वो 10-15 पे मिल जाए, क्योंकि 15 मिनट जो है वो आपको पेपर में पढ़ने के मिलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 15 मिनट का किस प्रकार से यूज करोगे हिंदी के पेपर में, जिससे हिंदी का पेपर आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो हिंदी का पेपर आपका 3 घंटे का आता है और ये 80 नंबर का रहेगा। और रही बात पेपर के पैटर्न की, तो ये तो आप सभी को ही पता है। ठीक है, क्योंकि कल पेपर है आपका, सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस बात पे कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेपर में आपके टोटल 2 खंड हैं। एक तो है आपका खंड आ, ठीक है, और दूसरा है खंड बा। खंड आ के अंदर आपके होंगे 40 वास्तुपरक प्रश्न, यानी कि टोटल 40 MCQs, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, उसके बाद खंड बा रहेगा वर्णात्मक प्रश्न का। इसमें होंगे आपके 8 वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि जो रचनात्मक लेखन है 5 नंबर का, अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन आंसर हो गए, अंतराल के क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, काव्य के और गद्य के, फिर काव्य और गद्य की शैक्षणिक व्याख्या होंगी, फिर अंतराल के क्वेश्चन आंसर हो गए। ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे पेपर का मतलब क्या हुआ कि हम खंड आ और बा इसको पूरा समझेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ बच्चों, एडवांस में ही आप सभी को मेरी तरफ से आपके हिंदी के कल के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से हमने तैयारी कर ली है बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वन शॉट हो गई, सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। एक बार थोड़ी सी हम प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जी कल के पेपर से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस और करवा दो। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये हमारा खंड आ यानी कि वास्तुपरक प्रश्न वाला शुरुआत हो जाता है। तो आ जाइए, ध्यान देते हैं। ओके बच्चों, अब देखो मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप 15 मिनट जो आपको पढ़ने को मिलेंगे पेपर में, आप इसको गोल्डन टाइम के हिसाब से कैसे यूज करोगे। देखो, आप क्या करना, कल के पेपर में एक पेंसिल लेके जाना, क्योंकि पेन तो आपको पेपर पे चलाने नहीं देंगे, तो पेंसिल लेके जाना। और इन 15 मिनट के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन होता है गद्यांश का, और एक आपका जो दूसरा क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का काव्यांश का, इसे पढ़ना। और पढ़ते हुए आप देखना कि कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है, उसे अंडरलाइन करना। फिर आप जब अपने MCQ क्वेश्चन को देखोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे आपके MCQ क्वेश्चन के आंसर उसी में मिल जाएंगे, अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए अभी मैं आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक गद्यांश है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित 10 MCQ हमसे पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, मैं इसको स्टैंजा को पहले यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, दुनिया शायद अभी तक सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है।
इस पर महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह से बाधित कर दिया। जैसे महामारी आई, ठीक है, तो हलचल हो गई थी बहुत ज़्यादा, हमारा जीवन जो था वो पहले सरल था, अब बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। जो भी कोविड वगैरह था तो उसके लिए जो नियम वगैरह लाए जाते थे वो पूरी तरीके से कहाँ लागू हो पाते थे, है ना। इससे क्या होता था कि जो महामारी संक्रमण को रोकने के लिए उपाय होते थे वो पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाते थे, ठीक है। सच ये है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमें शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता की बड़ी भूमिका है। हमारे अंदर कोविड से लड़ने के लिए हमारे अंदर जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये क्षमता किस में कम होती है? बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा कम होती है। ओके, फिर यहाँ पे आ जाता है दूसरा स्टैंजा। अब इसमें क्या दिया गया है कि इस मामले में ज़्यादातर नागरिकों को जागरूकता और सहज बोध की वजह से जरूरी सावधानी बरतती है। यानी कि ज़्यादातर जो नागरिक हैं वो जागरूक हैं तो वो इसके ऊपर सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्या इसके सामने आ जाती हैं जागरूकता और क्या नाम है सावधानी बरतते हुए भी, ठीक है। कुछ आर्थिक गतिविधियों पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। लोग नौकरियों पे नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, अब उन्हें नौकरियों से निकाला भी जा रहा था और कुछ को निकाल भी नहीं सकते थे। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो उस समय हो रहे थे, ठीक है। समाधान कैसे किया जाए इसके ऊपर बहस चल रही थी। स्कूली शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, ऑनलाइन शिक्षा हो रही थी। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको यहाँ पे पता चली। स्कूल बंद हो जाएंगे तो सारे शिक्षक जो हैं इनके वेतन की चिंता जो थी ये सता रही थी, बच्चों के भविष्य के लिए चिंता सता रही थी, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब स्कूल बंद हो गए तो सिंपल सी बात है भाई कि जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि इस महामारी ने शिक्षा, राजनीति, आर्थिक, देश, भावनाएं सभी को ठेस पहुंचाई है। ओके, तो आ जाइए अब एमसीक्यू पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उपरोक्त गद्यांश जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, पैसेज पढ़ा, इसकी विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो हमने क्या पढ़ा अभी, महामारी का जो प्रभाव है ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सेकंड, पूर्णबंदी लागू क्यों की गई? तो पूर्णबंदी लागू क्यों की गई थी? ताकि संक्रमण को रोका जा सके, इसीलिए पूर्णबंदी को लागू किया गया था, है ना। क्वेश्चन थर्ड देखो बच्चों क्या कहा गया है, हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है? क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग यही ऐसे दो मात्र स्टेज की व्यक्ति हैं जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है, बच्चे में भी और वृद्ध में भी। चौथा, स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? अर्थात स्कूली शिक्षा जो है इसे क्यों जारी रखा जा रहा है? क्योंकि बच्चों की चिंता है, ठीक है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसलिए जारी रखा जा रहा है। अब आप कहोगे कि शिक्षा जारी रखने के लिए, तो बात ही जब की जा रही है स्कूली शिक्षा को जारी रखने की तो इसका मतलब ही नहीं बनता, वो तो क्वेश्चन में कह दिया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बच्चों कि ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती है, कैसे? तो ऑनलाइन शिक्षा चुनौती कैसे है? क्योंकि इसमें जो शिक्षक हैं इनकी अकुशलता दर्शाई गई है। अर्थात शिक्षक जो है वो अपना पूरा पोटेंशियल इसमें ऑनलाइन क्लास में नहीं दे पाते हैं और बच्चे भी पूरे के पूरे कंसंट्रेशन से नहीं समझते हैं, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, शिक्षक ने तकनीकों को खुले दिल से क्यों सीखा? तो शिक्षक जो था वो तकनीकों को क्यों सीख रहे थे? ताकि जो बच्चे हैं इन्हें ऑनलाइन जो है पढ़ाया जा सके, उनकी चिंता थी इसलिए। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है, महामारी के समय में शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया, कैसे? अर्थात जब महामारी आई तो उस समय जो टीचर थे उन्हें एक्चुअल में पता चला कि वो टीचर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे थे बच्चों की शिक्षा की चिंता उन्हें सताने लगी थी, इसीलिए उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करना शुरू कर दिया, उनकी क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। तो ये बात दर्शाती है यहाँ पे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं? जीवन जो है इसकी सहजता यानी कि आप नॉर्मली कंफर्ट जोन में जो रहते थे अब ये बाधित हो गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होगा कि अब आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गया है। क्या हुआ है? अब आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गया है, ठीक है। तो आपका जो कंफर्ट जोन था वो यहाँ पे खत्म हो गया, अब क्या हुआ? संघर्ष बढ़ गया। उसके बाद भारत में जब भी हम बात करते हैं किसी नियम या कानून को लागू करने की, तो ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती क्यों बन जाता है? तो चुनौती इसलिए बनता है
क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जनसंख्या अधिक है तो इसको लागू करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। लोगों के जीवन में उहापोह की स्थिति कैसे आई? उहापोह की नहीं, उठापटक की स्थिति बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे कैसे आई है? क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जो हैं ये ठप हो गई थी इस महामारी के कारण। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 आपका, देखो मुश्किल से अभी में 7 से 8 मिनट हुए हैं और आपने ये कंप्लीट भी कर लिया पहला वाला। ओके, चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड हमारा एक पद्यांश है यानी कि काव्यांश, इससे संबंधित 8 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकूं इसीलिए मैंने छोटा एक काव्यांश लिया है। आपका आएगा बड़ा सा, ठीक है, लेकिन मैंने छोटा सा काव्यांश लिया है ताकि आपको मैं पढ़ूं अच्छे से समझा सकूं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। मैंने झुक नीचे को देखा तो जल की आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सले शिव पर दुर्वाल तंदुल, तिल लेकर झोली आए ऊपर देखकर चले तत्पर वानर, दविज राम भक्त भक्ति की आशा भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के ये सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुल निकाल लिए झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपुइयों के हाथ दिए, देखा ही नहीं उधर फिर, कर जिस ओर रही वह भिक्षु इधर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन श्रेष्ठ मानव। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बातें एक ही बार में कही गई हैं। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि कवि ने क्या देखा? तो कवि ने क्या देखा? कवि ये देखता है कि ऊपर जो है वो एक ब्राह्मण आ रहा है। कौन आ रहा है ऊपर? ब्राह्मण आ रहा है, कवि ने ऐसा देखा। उसके बाद स्नान करने के पश्चात विप्रवर क्या करते हैं? तो जो विप्रवर होते हैं वो क्या कहते हैं? स्नान करने के बाद में रामायण पढ़ते हैं। क्या करते हैं? रामायण पढ़ते हैं। तो क्या बोलेंगे? रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा, विप्र ने पुए किसे खाने के लिए निकाले? तो आ जाइए देखते हैं। यहाँ के देखिए, झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए। तो किसके लिए? जो कपि थे इनको खिलाने के लिए। तो क्या बोलेंगे? कपियों की जगह यहाँ पे जो बेसिकली कपि जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है बंदरों के लिए। ठीक है, तो खा वाला आपका राइट है। चौथा क्वेश्चन, कपि ने जो कवि है उसने मानव को धन्य किस शैली में कहा है? तो किस शैली में कहा है? मानव जो है वो व्यंग्यात्मक शैली में धन्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कवि को क्या आशा थी? तो कवि को यह आशा थी कि जो विप्र है वो भिक्षुक को खाना खिलाएगा, जबकि उसने क्या किया? बंदर को खिला दिया। ओके, छठा, मज्जन का अर्थ क्या है? तो मज्जन का अर्थ क्या होता है? मज्जन होता है स्नान ध्यान करना। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, दूर दानव, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दूर दानव देखिए, दा दा 2 बार आ गया ना, एक वर्ण, तो ये क्या है? यहाँ पे अनुप्रास है। ओके, आखिरी क्वेश्चन, प्रतिदिन, इसमें कौन सा समास है? तो प्रतिदिन इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा बच्चों अव्ययी भाव। कौन सा होगा? अव्ययी भाव। ओके, तो ये आपका काव्यांश हो गया। देखिए आज मैं वीडियो जो है वो बहुत ही धीरे आवाज में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं टाइम देख रहा हूँ तो अराउंड जो वो 3 बजने वाले हैं रात के, और ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी तकरीबन 9:30 या 10 बजे के आसपास। तो देखिए एनर्जी जो है वो रात के टाइम क्या होता है कि ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलते, इस टाइम पे बस फोकस रखते हैं कि आपको मेन तरीके से क्या समझाएं, तो इसीलिए मैं एकदम धीरे बोलूँगा और आप अच्छे से इसको समझते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब ये क्या कहता है? एक एक नंबर के 5 हमारे MCQ हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है? बहुत बार आपको मैंने बताया है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है बच्चों? जिज्ञासा, क्योंकि जिस भी पत्रकारिता के अंदर पत्रकार में जिज्ञासा नहीं होगी वो विकसित नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों और टीवी की तरह ही डैश पर आधारित होती है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। अर्थात रेडियो हो गए या फिर टेलीविजन के समाचार हो गए, ये लिखे बेसिकली किस उसमें जाते हैं, दिखाए किस उसमें जाते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, कंक्लूजन, क्लाइमैक्स,
वो ये पहले ही दिखा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे। तो इसको कैसी शैली बोलते हैं बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक अच्छे आलेख एक अच्छे फीचर की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहली, जो भी आप आलेख लिखते हैं, जो फीचर लिखें, वो सरल हो, सहज हो और भाव अनुकूल हो। बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी बात को इसमें बार बार दोहराना चाहिए, गलत है। ठीक है, क्योंकि आलेख या फीचर में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आलेख या फीचर में आपको आपका फीचर जिज्ञासा जागृत करने वाला हो, नवीनता हो, उसमें ताजगी हो, लेकिन किसी एक बात को बार बार दोहराना ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, नाटक के प्रमुख तत्व या अंग किस इसमें कौन से घटक में शामिल है? तो नाटक में समय का बंधन शामिल होता है, शब्द संवाद ध्वनि योजना ये शामिल होता है, द्वंद्व यानी कि प्रतिरोध और चरित्र योजना शामिल होता है, भाषा शिल्प और प्रकाश योजना ये भी शामिल होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर? जो घा वाला है हमारा, जिसमें चारों ही सही हैं, ये राइट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता कौन करता है? यानी कि वेब पत्रकारिता कौन करता है? तो rediff.com है, ठीक है, इंडिया इन्फोलाइन है, सोफी है और उपरोक्त सभी है। यहाँ पे राइट कौन सा होगा? ऑप्शन घ। अब चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या करना है? आपको लिखना है कमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 और बताना है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वेबसाइट पर, ठीक है, विशुद्ध जो पत्रकारिता करती है, ठीक है, विशुद्ध पत्रकारिता कौन करती है? ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूं, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो अब आप बताना कि जो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करती है उसका क्या नाम है। जिस भी बच्चे का पहले बेसिकली आंसर आएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि और बच्चों को पता चले, और हार्ट भी दे दूंगा। ओके बच्चों, तो ये थे आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन आंसर जो कि आपको पता चल गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 इसके क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 4 जो है वो काव्यांश वाला है। अब काव्यांश को यहाँ से अगर हम पढ़ें तो आना कानी आर से निहारवे करगो कीलो कभू तुमोरी पुकार कान खेलें, कुछ इस प्रकार से है। तो आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे जो घनानंद जी हैं कवि, उनके कवित्व से ये लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कवि घनानंद को माना जाता है। तो कवि घनानंद को किस प्रकार का कवि माना जाता है? उन्हें प्रेम की पीड़ा का कवि माना जाता है, क्योंकि घनानंद जी ने जो भी काव्य लिखे हैं उसमें प्रेम की पीड़ा बहुत है। ठीक है। सेकंड, नायिका के द्वारा नायक की ओर ना देखकर दर्पण में निहारना उसकी किस मनोदशा को सूचित करता है? यानी कि जो नायिका है वो विद्यापति कह रहा हूँ, घनानंद जी को नहीं देख रही है बल्कि उस दर्पण को देख रही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नायिका नायक के प्रति उदासीन है। उदासीन का मतलब दुखी नहीं, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, है ना, इसको उदासीनता बोलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो पंक्तियां हमें ऊपर दी गई हैं इसमें स्त्रियों के द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाला शीशा जड़ा हुआ आभूषण, इसके लिए किस शब्द का उपयोग होता है? अरे सर जी इतना कठिन क्वेश्चन, हाँ ऐसा भी आएगा एक आधा क्वेश्चन। ठीक है, बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है, आपको इनमें से किसी एक ऐसे शब्द का चयन करना है जो कि स्त्रियों के द्वारा अंगूठे में पहने वाला शीशा जड़ा जो आभूषण है उसके लिए उपयोग होता है। तो उसका नाम है बच्चों आरसी। क्या है? आरसी। चौथा देखिए, कवि घनानंद के प्रथम की जो विशेषता है कवित्व की वो क्या है? तो वो ये है कि कवि घनानंद जो है वो अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह उससे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। उसकी इच्छा है कि मृत्यु से पहले प्रेमिका एक बार उसे अवश्य दर्शन दे दे, क्योंकि उसके प्राण इसी आस में अटके हुए हैं। यहाँ पर सुजान शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है और उपरोक्त सभी, यानी कि घाव वाला जो ऑप्शन रहेगा ये राइट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोल ही। तो ऊपर ये जो लाइन है कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोल ही, इसमें कवि ने किस मनोभाव को दर्शाया है? तो बेसिकली ये जो मनोभाव है वो सच्चे प्रेम पर उसका जो विश्वास है इसको बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे तरीके से? तो आपका ये काव्यांश वाला हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन 5 जो है ये आपका गद्यांश पर आधारित है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन।
अब गद्यांश यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है। हम बात करते हैं इसके सीधे क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत किसमें निहित है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे बच्चों यहाँ पे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम, संग्रहालयों में आदि में जमा नहीं है, वह रिश्तों में जीवित है। ठीक है, जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, उसके नदियों, एक शब्द में कहें तो समूचे परिवेश के साथ में जोड़ती है। ठीक है, तो किसमें है सांस्कृतिक विरासत बच्चों? हमारी भारत की रिश्तों में। गद्यांश में किसके मिथक संसार की बात की गई है? तो भारत के मिथक संसार की बात की गई है। उसके बाद रिश्तों की अदृश्य लिपि से आप क्या समझते हैं? तो अदृश्य लिपि से यहाँ पे मतलब ये है कि मनुष्य का और प्रकृति का जो संबंध है, इसके बारे में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन से क्या अभिप्राय है? तो मनुष्य और भूगोल के बीच पर्यावरण और मनुष्य का संबंध ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये दर्शाता है। आखिरी क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण का प्रश्न किससे संबंधित है? तो इन्वायरमेंटल जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है बच्चों? ये हमारे क्या नाम है, संस्कृति से। ठीक है, भारत में पर्यावरण का प्रश्न किससे संबंधित है? संस्कृति से, प्रकृति से, किससे संबंधित है? तो आइए एक बार इसको हम पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पैसेज में कि भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध को बनाए रखता है। तो किससे जुड़ा हुआ है? मनुष्य और उसकी संस्कृति से। तो क्या बोलेंगे? संस्कृति इसका सबसे मेन आंसर बनेगा। किससे जुड़ा हुआ है? संस्कृति से। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 5th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हमारी अंतराल भाग 2 का है। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो सूरदास की झोपड़ी को किस आग के समान बताया गया था? ये था अभिलाषाओं के राग, क्योंकि पोटली में जो पैसे थे वो जल चुके थे, इसलिए लग रहा था, जबकि असल में तो वो भैरों के पास में थे। ठीक है, तो उसको किसके समान बताया गया था? ईर्ष्या के समान में। क्यों भाई? एक सेकेंड, अच्छा, अभिलाषाओं की राग तो वो बाद में बनती है, पहले ये ईर्ष्या होती है। कैसी ईर्ष्या होती है? जो भैरव होता है वो झोपड़ी इसलिए जलाता है इसकी, क्योंकि ये बदला लेना चाहता था, क्योंकि सुभागी उसकी मां से बचने के लिए इसी के झोपड़ी में छुपती थी, है ना। दादा अब हम रहेंगे कहाँ, सूरदास की झोपड़ी अध्याय में यह कथन किसने कहा है और किससे कहा है? जब हम दादा की बात कर रहे हैं कि दादा अब हम रहेंगे कहाँ, तो दादा यानी कि सूरदास, और अब दादा जो कह रहा है वो कौन है? इसका पोता है, यानी कि बेटा है ना। तो क्या हो जाएगा? सूरदास ने नहीं, ये कथन किसने कहा था भाई? कथन तो कहा था मिठुआ ने। ठीक है, और किससे कहा था? सूरदास से कहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd, नंगला ताई का नामक जो ये एक लघु कथा है, ये जो आत्मकथा है, इसके नायक कौन है? नंगला ताई का गांव कौन है इसकी आत्मकथा के नायक? तो नायक हैं लेखक विश्वनाथ। कौन है? लेखक विश्वनाथ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, हमें कुछ जानकारियां पढ़नी है और इसके बाद में फिर हमें एक फूल का चयन करना है कि इनमें से कौन सा वो फूल है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या दिया गया है कि यह शरद ऋतु में खिलता है। बिल्कुल ठीक है। यह एक सफेद रंग का होता है और यह खुशबूदार फल होता है। चलिए ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलिएगा क्या क्या यहाँ पे बताया गया है कि एक ऐसा फूल जो कि शरद ऋतु में फूलता है, सफेद रंग का होता है, खुशबूदार होता है, इसे हम पूजा फूल भी कहते हैं। यह परिजात और शेफाली के नामों से भी जाना जाता है। इसके फूल, पत्ते और छाल आयुर्वेद में उपयोग होते हैं। सब कुछ इसका उपयोगी है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे फूल को जिसकी ये सारी विशेषताएं हैं। तो इस फूल का नाम है बच्चों हरी सिंगार। क्या नाम है? हरी सिंगार। ओके, उसके बाद में 5th क्वेश्चन, कोइया क्या है? तो कोइया भाई एक जल पुष्प भी है। कोइया को हम कुमुदभू भी बोलते हैं और कोइया को कोका बेली भी बोलते हैं। तो अर्थात कोइया जो है वो सब कुछ है, जल पुष्प, कुमुद और कोका बेली सब कुछ है। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन, लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ गया था? क्योंकि अब फैमिली में उसका छोटा भाई ने जन्म ले लिया था, इसीलिए। ठीक है, तो का हो गया। उसके बाद 7वां है बच्चों कि मालवा में होने वाली बरसात का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मालवा में जब बरसात होती है तो जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला, गेहूं और चने की फसल अच्छी होने की आशा से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है,
वहीं जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो अन्य जो लोग हैं इससे दुखी होते हैं, क्योंकि फसल खराब हो जाती है, जैसे सोयाबीन वगैरह हो गई। जब ये इसको वर्षा होती है, ज़्यादा पानी मिलता है तो ये सड़ जाती है बेसिकली, है ना, ये चीज़ें थी। और तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आपका जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 का। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, और अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में, तो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक गद्यांश का टॉपिक दिया गया है जिससे संबंधित हमसे किसी इन तीन में से किसी एक शीर्षक पे हमें रचनात्मक लेखन लिखना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको नारी सशक्तिकरण, ठीक है, और ये तो आपको करवा ही दिया। आज हम डिस्कस करेंगे इस पेपर नंबर 7 में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के बारे में। तो आ जाइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। हमें पता है बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो मर गए, और वो किस लिए शहीद हुए, किस लिए मरे, ताकि हम आज़ाद हो सकें। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कई कठिनाइयाँ, कई यातनाओं का सामना किया। कई बार जब अंग्रेजों ने पकड़ लेते थे तो उनको टॉर्चर किया जाता था फिर क्रांतिकारियों को। उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। हम उनके सम्मान में हर साल 15 अगस्त का दिवस भी मनाते हैं। इस दिन उनकी वीरता और साहस को हम याद करते हैं। ठीक है, हम स्वतंत्रता सेनानियों का जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इनका सम्मान कई तरीकों से कर सकते हैं। उनके बारे में जागरूकता बढ़ाएं आम लोगों के बीच में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को बताएं और उनके सम्मान को बढ़ावा दें। हम स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य जो सार्वजनिक स्थान है यहाँ पे उनके जीवन और कार्यों के बारे में हम व्याख्यान कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और लोगों को इनसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। मेन जो आपका आंसर है वो बस इतना ही है। ओके, चलिए, तो आपका रचनात्मक लेखन जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। अब जो हमारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सब्जेक्टिव टाइप में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो किताब है इससे लिया गया है। तो क्या कहा गया है, इन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, 3-3 नंबर के, 3 हैं लेकिन 2 के आंसर देने हैं। तो पहला है बच्चों कि विशेष लेखन में बीट और डेस्क का अर्थ तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल से और आसान से आसान तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क, आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, ये एक, मैंने माना ये एक न्यूज़ रिपोर्टर है का हेड ऑफिस है। ठीक है, अब इस न्यूज़ रिपोर्टर के हेड ऑफिस में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर विशेष लेखन होता है। ठीक है, विशेष लेखन का इस व्यक्ति का विषय है खेल, इस व्यक्ति का विषय है बोल सकते हैं कि क्या नाम है, पॉलिटिकल, इसका इकोनॉमिकल है, इसका जो है वो किसी रहस्यवाद से संबंध है, इसका किसी अन्य खेल के संबंध में, इसका होम के संबंध में। तो अलग अलग हो गया ना सबका विशेष लेखन। तो समाचार पत्रों और रेडियो टेलीविजन में विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है। तो हर एक विशेष लेखन के लिए इनकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार एक अलग जो है इनका डेस्क होता है, और ये होते एक ही जगह पे है। लेकिन अब इन्हीं डेस्क पर काम करने वाले समूह के जो लोग हैं उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र की पूरी नॉलेज हो। खेल का है तो खेल वाले बंदे को पूरी नॉलेज होगी, है ना, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। ठीक है, और यदि एक संवाददाता की बीट खेल है तो उसे खेल के सभी संबंधी जो रिपोर्टिंग है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया कि विशेष लेखन में बीट और डेस्क का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जिन डेस्क पर बैठकर विशेष लेखन किया जाता है अपने अलग टॉपिक के ऊपर, उसे ही बीट बोलते हैं। ठीक है, और जिस पे बैठ के बीट होती है वो डेस्क होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, टेलीविजन को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों कहा गया है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा गया है। कौन कौन से, सबसे पहले तो ये है कि टेलीविजन जो है ये हमारा मनोरंजन करता है। ठीक है, इससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। जो अशिक्षित लोग हैं ये उनके लिए भी उपयोगी है। विश्व भर की घटनाओं का सीधा सीधा प्रसारण हम घर बैठे भी देख सकते हैं। ये कुछ बातें थी यहाँ पे।
ठीक है, तो इसीलिए टेलीविजन को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर गा के, और गा में क्या पूछा गया है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट माध्यम की खूबियां और खामियां लिखिए। तो आ जाइए इंटरनेट माध्यम की खूबियां और खामियां देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट की खूबियां यानी कि इसकी विशेषताएं, इसकी फीचर्स। तो इंटरनेट जो है ये दृश्य और प्रिंट दोनों ही माध्यम का हमें लाभ प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेट के द्वारा सिर्फ एक क्लिक से, एक बटन दबाते ही पूरे विश्व की सारी जो जानकारी है, नॉलेज है, इसका विशाल भंडार हमारे सामने आ जाता है। यह संवादों को आदान प्रदान और चैटिंग का रास्ता का स्रोत है। इंटरनेट के द्वारा हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, निजी व सार्वजनिक जो संवाद है इसका आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट माध्यम में जो खबरें होती हैं इनको तीव्र गति से वायरल किया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें थी। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी प्रकार से एक पहलू इसका ये कि इसकी नकारात्मक चीजें भी होती हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरनेट माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई समय सीमा नहीं है, आप जितना चाहो इसको यूज करो। तो इसमें समय सीमा ना होने के कारण जो लोग हैं वो अपने दूसरे कार्यों से कटते चले जा रहे हैं, यानी कि लोग उन कार्यों को करते ही नहीं है। ठीक है, गरीबों के लिए और अनपढ़ों के लिए अनुपयोगी है। क्यों भाई, गरीब कभी फ़ोन खरीद नहीं सकते, अनपढ़ अगर खरीद भी लेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना। इसीलिए गरीबों के लिए और अनपढ़ों के लिए सही नहीं है। नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लगने की बुरे परिणाम सामने आते हैं। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि स्कूल से आए और बस इंस्टा पे लग गए, देखते कि किसने क्या मैसेज किया है, तो बस उसी में लगे रहे, बोर्ड एग्जाम आ गया पता भी नहीं चला, है ना। तो वही चीज़ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को जब सही से उपयोग करता है तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आती है। किस वजह से, इसका गलत उपयोग करने की वजह से। इंटरनेट के माध्यम से आतंकवाद, अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाई जाती है। इंटरनेट को केवल एक औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। ओके, तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम के, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन तो आपका कविता वाले से है और एक आपका नाटक वाले से है। तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है और दोनों ही हमें आंसर करने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, कि कविता लेखन के लिए आवश्यक किसी 3 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको 3 नहीं 4 से 5 बता देता हूँ, आपको 3 याद कर लेना। ठीक है, तो कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, भाषा का सम्यक ज्ञान, यानी कि भावों और संवेदनाओं की उपस्थिति के लिए ये जरूरी है कि हम कविता की जो भाषा है उसको बहुत ही आसान और ओरिजिनल रखें, ताकि लोगों को समझ में आए। दूसरा, शब्द विन्यास, कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों को और विचारों के अनुरूप जो शब्द हैं इनका चयन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद छंद विषयक बुनियादी जानकारी, अर्थात एक तुक और छंद से बंधी हुई जो कविता है वो हमारे अंदर, मन के अंदर भावनाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कविताएं जो हैं वो कोने में घात लगाए बैठी हैं। ये कभी भी हमारे जीवन में आ सकती हैं। एक बार आपने इसे पढ़ा और आपको अच्छी लगी तो फिर आप डेफिनेटली इसको जिंदगी भर पढ़ोगे, इसीलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर है कि भाव एवं विचार की अनुभूति। तो कविता जो है वो भावों का एक प्रबल आवेग होता है, जो कि मनुष्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर होता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की आत्मा शक्ति प्रबल होती है इसीलिए। ठीक है, तो आपके 3 हो गए ये पूरे के पूरे, भाषा का सम्यक ज्ञान, शब्द विन्यास और छंद की जानकारी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रंगमंच के प्रतिरोध का सशक्त माध्यम नाटक है, इसको कहना कहाँ तक उचित है? 3 कारणों के साथ में इसका उल्लेख कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं क्या कहा गया है। देखो, रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त साधन या फिर माध्यम इसलिए कहा जा सकता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि नाटक जो है वो स्वयं एक जीवंत माध्यम है। कोई भी 2 चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होती है, जो कि स्वाभाविक है। आमने सामने आएंगे तो टकराहट तो होती है।
यही कारण है कि रंगमंच सबसे प्रतिरोध का सबसे सशक्त साधन है। नायक, प्रतिनायक एवं सूत्रधार द्वारा मानव वास्तु एक सेकेंड नायक, प्रतिनायक एवं सूत्रधार द्वारा तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच तथा उपंसहार सशक्ति प्रशस्ति द्वारा किया जाता है। कुछ ये बातें हैं। एंड देन उसके बाद में जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि हो, छटपटाहट हो, प्रतिरोध हो, अस्वीकार का सिद्धांत हो, क्षण हो, तो उस प्रकार की जो वीडियो होती है वो कोई भी देखना नहीं पसंद करता। तो नाटक कहाँ से पसंद करेंगे? तो वही बात यहाँ पे है। एक रंगमंच की प्रस्तुति के द्वारा समाज में विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है जब रंगमंच प्रस्तुत करते हैं तो, यानी कि जागरूक करना से, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, सब कुछ इसी में शामिल होता है। ओके, उन्हें अच्छे और बुरे लोगों से बचाया जा सकता है। कुछ ये बातें होती हैं जो बेसिकली होता है कि किसी भी बात को क्रिटिसाइज करते हैं तो नाटक को हम ऐसे लोगों से बचा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था आपका रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहा जाता है, इसके बारे में। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर खा के। ठीक है, अब खा में क्या कहा गया है? रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहना कहाँ तक उचित है? इन्हीं 3 कारणों के साथ में इसका उल्लेख कीजिए। यानी कि रंगमंच जो है उसके द्वारा प्रतिरोध किया जा सकता है, इसका ये एक मजबूत माध्यम है। ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं आप? ये कई तरीके हैं कहने के, क्योंकि देखो नाटक जो है वो स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। जब भी कोई 2 चरित्र आपस में मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, टकराव होता है इससे, जो कि स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि जब भी 2 व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो हमेशा जो है वो क्या होगा? हमेशा टकराव की स्थिति बनेगी। नायक, प्रतिनायक एवं सूत्रधार, इसके द्वारा तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपंसहार, इसकी स्थिति को और बल मिलता है। ठीक है, जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों को जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही गहरा और बनेगा। उदाहरण के लिए हम अंधा युग, तुगलक आदि नाटक इसमें शामिल होते हैं। एक रंगमंच की प्रस्तुति के द्वारा समाज में विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है, उन्हें अच्छे और जो बुरे लोग हैं इनसे बचाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका 9वें का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब 10 जो है ये लिया गया है हमारा जो अंतरा काव्य खंड है इससे। तो अब ध्यान से देखो, अंतरा काव्य खंड में आपकी जितनी कविताएं हैं इसकी हर एक कविता के मैंने आपको मूल संवेदना यानी कि जो प्रतिपाद्य होता है सब कविताओं के मैंने आपको बताए थे। एक बच गई थी आपकी पद जो कि तुलसीदास की है, तो अब हम इसकी मूल संवेदना पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं तुलसीदास के पाठ की यानी कि पद की, इनके काव्य की मूल संवेदना यानी कि मूल प्रतिपाद्य क्या है। ये पद तुलसीदास की काव्य रचना गीतावली से लिए गए हैं। इन पदों में कवि ने श्री राम के वनगमन के पश्चात माता कौशल्या के हृदय की जो वियोग की दशा है और जो पीड़ा का मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। प्रथम पद में राम के बचपन की वस्तुओं को हृदय से लगाकर पुत्र के निकट होने की अनुभव करती हैं। वे इतनी बेसुध हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि राम जो वो अब वनगमन की ओर जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब उन्हें याद आता कि अब तो राम जी रहे नहीं, वो तो वनगमन जा चुके हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। ठीक है, तो बस वही माँ का प्यार और एक दो बातें बताई गई, माँ किस प्रकार से वियोग में दुखी होती है। ठीक है, ये चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसके आधार पे व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है ये बताइए। अब यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी। जैसे मान लेते हैं ये हमारा समाज है। ठीक है, इस समाज में ये 3 व्यक्ति रहते हैं। एक ए व्यक्ति है, मैं नाम लिख देता हूँ, ये एक ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति, एक सी व्यक्ति है। और इसे आप मान सकते हैं ये एक कमरा है, एक समाज है। ये ए बी सी क्या है? व्यक्ति हैं और सर्कल आसपास के दिए हैं। ठीक है, तो एक दिया कितनी रोशनी करेगा? एक दिया यहाँ से इतनी रोशनी कर लेगा, ये एक दिया इतनी यहाँ से कर लेगा, एक दिया इतनी यहाँ से कर लेगा, ये पूरी जगह बच गई। अब जो दिया यहाँ पे रखा हुआ है उसको आपने यहाँ रख दिया तो भाई पूरा जो घर है वो उजाले से भर जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसका अर्थ क्या हुआ
कि जिस प्रकार से एक दीपक को पंक्ति में रखने पर पूरी पंक्ति मजबूत होती है, अकेला दीपक भी मजबूत होता है, इसी प्रकार से जब समाज में मनुष्य को अपनाया जाएगा, समाज में इसको सम्मान मिलेगा, तो वो इसका प्रतीक यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, समाज में रहकर ही मनुष्य तथा समाज का कल्याण किया जा सकता है, इसी तरह ही समाज भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, ये कहा गया है। जिस तरह दीपक जो है वो पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य समाज में एकीकृत होकर समाज का विकास करता है। दोनों का विलय होना बहुत ज़्यादा बेसिकली आवश्यक है, उनकी शक्ति का विस्तार है बेसिकली ये कार्य करना। ओके, खा वाला हो गया। गा वाले की पाठ करते हैं कि घनानंद के कवित्व के आधार पर बताइए कि प्राण पहले कैसे पल रहे थे और अब वो क्यों ज़्यादा दुखी हैं। तो आइए देखते हैं। घनानंद ने अपने प्रथम कवित्व में कहते हुए कहा कि संयोग काल में वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए आंखों से रूप का पान करते थे। जब समय होता था तो वो एक दूसरे को देखते रहते थे, शाम के टाइम पे बस एक दूसरे की आंखों में देखते थे, बोलते बहुत कम थे। ठीक है, अब सुजान के साथ ना होने से उनके अब जो प्रियतम है वो है नहीं, तो अब वो उनके ना होने से जो आंखें हैं वो विरह की आग में जल रही थी। मिलन काल में प्राण प्रिय के प्यार से पलते थे और अब वो दुख से भरे हुए हैं। ठीक है, पहले उसके प्रियतम उसे गले लगाकर हार की पहाड़ की तरह बाधक लगता था और अब विरह काल में दोनों के बीच वियोग जो था वो एक पहाड़ जैसा बाधक बन चुका था। ठीक है, पहले गले का हाथ पहाड़ जैसा लगता था, अब वो जो वियोग है वो पहाड़ जैसा लगने लगा है, जो कि कभी टूटेगा ही नहीं, कुछ ऐसा लगता था इसको, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए बच्चों, आपके काव्यांश वाले क्वेश्चंस के। चलिए, अब कई बच्चे बोलते हैं सर जी सैपसिंग व्याख्या, तो सेपरेट वीडियो बन चुकी है आपकी, बहुत जल्दी आ जाएगी। एक सैपसिंग व्याख्या यहाँ पे समझो। तुमने भी कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत उतरना, तो कविता का क्या नाम हो गया, वसंत आया। अब आपको हर एक कविता की कवि का नाम याद होना चाहिए। तो ये जो कविता है वसंत आया, इसके कवि कौन है, इसके बच्चों कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो आपने क्या किया, शुरुआत की 2 से 3 लाइन लिख दी और आखिरी की 2 से 3 लाइन, फिर संदर्भ लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो किताब अंतरा का काव्य है बसंत आया। अच्छा, ये बनारस से लिया गया है, वही तो मैं कहूँ, बनारस और बसंत आया इसमें अलग अलग बातें हैं, है ना। और बनारस के कवि हैं केदारनाथ सिंह, बसंत आया के अलग हैं। उसके बाद प्रसंग में क्या लिखोगे कि यहाँ पर कवि ने बनारस शहर के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ बनारसीपन पर प्रकाश डाला है। इस बनारस में शहर जो है वो आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है और उसके अनूठे संगम को दर्शाता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपकी ये होगी प्रसंग। अब बारी आती है व्याख्या की। तो व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या करेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्रद्धालुओं के बनारस में आने पर चारों ओर खुशी सी छा जाती है, जिस प्रकार बसंत आने से चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं। बनारस के घाटों पर बैठे भिखारियों के कटोरों में श्रद्धालुओं के द्वारा डाली गई भीख और उनके चेहरों पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। जिस प्रकार हजारों लोगों के जाने से ये शहर खाली होता है, उसी तरह से भर भी जाता है। लोग प्रतिदिन शवों को कंधे पर लाद कर अंधेरी गलियों में चमकती मोक्षदायिनी गंगा की गोद में विस्तृत करने के लिए लाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी। फिर यहाँ पे अगला क्या है, अगला कि कवि बनारस की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यहाँ लोग धीरे धीरे से धूल उड़ाते हैं, गंगा की ओर चलते हैं। रास्ते के दोनों ओर बने मंदिरों से घंटों घड़ियाल का जो स्वर है वो सुनाई देता है। शाम के समय सूरज छिपने वाला होता है, उस समय यह भीड़ आरती के लिए मंदिरों में धीरे धीरे एकत्र होने लगती है। इस प्रकार बनारस के भक्ति भाव से परिपूर्ण वातावरण का उल्लेख इस प्रसंग में किया गया है। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। इसकी विशेषता क्या है भाई, तो विशेषता आप सबसे पहले बताओगे कि भाषा बहुत ही सरल और सहज है, खड़ी बोली का उपयोग है, गीता का गुण है, अलंकारों का उपयोग है, रसों का उपयोग है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर कवि ने बनारस शहर के जीवन का चरित्र चित्रण किया है। बनारस की जिंदगी रोचकता से भरपूर कैसे, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से था।
तो आपका ये हो गया पहला वाला सैमसंग व्याख्या वाला पार्ट कंप्लीट। अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने अथवा वाली जो हमारी व्याख्या है सैमसंग व्याख्या इसके बारे में। ठीक है, अब ये लिया गया है कि हिमालय किधर है, तो हिमालय किधर है उससे संबंधित है, तो ये किसके बारे में, दिशा के बारे में। तो आ जाइए इसको भी देख लेते हैं। तो दिशा के बारे में आप कैसे लिखोगे, वही हिमालय किधर है और हिमालय किधर है, इस प्रकार से। तो संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि काव्य हमारा दिशा है और कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। प्रसंग क्या है, यहाँ कवि ने बालक तथा हिमालय के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, सोचने का नजरिया होता है, थिंकिंग होती है। व्याख्या क्या है, तो कवि विद्यालय के इस छात्र से प्रश्न करता है कि बेटा ये बताओ हिमालय किधर है। तो वो जब पतंग उड़ा रहा था तो उसकी पतंग जिस दिशा में जाती वो कहता है इधर है, फिर वो कहता है थोड़ी इधर जाती है, फिर कहता है इधर है हिमालय। तो अब लेखक कंफ्यूज है ना। तो इससे वो समझ गया कि हर एक व्यक्ति का अपना सोचने का नजरिया है, सबका एक अपना एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी इस प्रकार से। फिर काव्यगत विशेषताएं क्या है भाई, तो काव्यगत विशेषताएं ये हैं कि सरल, सहज और प्रभावमयी जो खड़ी बोली है इसका उपयोग है। कवि ने बाल मनोविज्ञान का उपयोग किया है। पुनरुक्ति प्रास, अनुप्रास, इन सभी अलंकारों का उपयोग है। ठीक है, रस का उपयोग किया गया, वियोग का उपयोग किया गया, इस प्रकार से श्रृंगार जो रस होते हैं इसके बारे में। ओके, तो ये हो गया आपका कविता वाला। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब 12 क्वेश्चन जो है ये लिया गया है आपके चैप्टर से, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। चैप्टर के संबंध में 2 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन है, बट हमें 2 के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ढेले चुन लो, इस पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है। तो ढेले चुन लो पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया भाई, तो इस पाठ में जिस विवाह रीति का वर्णन किया गया है वो वही अंधविश्वास का प्रतीक है। अब क्या है विवाह रीति रिवाज, तो रीति रिवाज ये था कि मिट्टी के ढेलों के आधार पर वधु को चुना जाता था। कैसे, लकड़ी के जो लड़की होती थी इसके सामने खेत की, हवन की, चरागाह की, शमशान की मिट्टी के ढेले रखे जाते थे। तो लड़की से कहा जाता था कि तुम इसे चुनो, और उसके हिसाब से लड़की जिस ढेले को चुनती थी तब डिसाइड होता था कि उसकी जो संतान है वो क्या करेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर उसने, लड़के ने जो उठाई खेत की तो लड़का जमींदार बनेगा। ठीक है, हवन की उठाई तो वो बनेगा, क्या बोलते थे, ब्राह्मण बनेगा। चरागाह की उठाई तो पशुओं का धनी बनेगा। और सबसे अशुद्ध होती थी शमशान की मिट्टी, अगर वो उठाई तो जीवन भर वो अपने पति के लिए दुख का कारण बनेगी, है ना। ये बात कही जाती थी। यही अंधविश्वास था कि शमशान की मिट्टी के ढेले पर उठाने पर अपशगुन होगा। ठीक है ना, ये चीजें थी। सेकंड क्वेश्चन, अब आपका जो चैप्टर है कुटज, आपको कुटज पाठ किस विधा, कुटज पाठ की विधा क्या है और इसकी मूल संवेदना लिखिए। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए कुटज पाठ जो है वो एक प्रकार का निबंध है। अब क्या कहा गया है, मूल संवेदना यानी कि प्रतिपाद्य है। तो कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। इसमें सौंदर्य का सुगंध ना होते हुए भी मानव के लिए एक संदेश, कुटज अपनी अपराजेय जीवन शक्ति, आत्मनिर्भरता एवं विषम परिस्थितियों में भी शान से जीता है और मानव को भी संदेश देता है। अर्थात सिंपल सी बात है, जो कुटज है वो हिमालय पर्वत की ऊंचाई और सूखी शिलाओं के बीच उगने वाली एक जंगली पौधा है कुटज। ठीक है, इसमें सौंदर्य, सुगंध ये तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये मानव को संदेश देता है। कैसे, क्योंकि कुटज अपनी अपराज्य जीवन शक्ति की, अपनी आत्मनिर्भरता की, अपनी विषम परिस्थितियों में भी जीवन जीने की जो क्या बोलते हैं शक्ति है उसको दर्शाता है। इस निबंध का उद्देश्य यह बताना है कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। ठीक है, ये बात थी। चलिए गा वाले की बात करते हैं। अब गा वाला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो सर। व्यापार यहां भी था, दूसरा देवदास पाठ के आधार पे इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार यहां भी था, यानी कि जब वो हरिद्वार जाता है, मनसा देवी मंदिर में दर्शन करता है तो वहां पे देखता है कि यहाँ पर भी व्यापार था। तो वो क्या कहता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी व्यापार था। इसके माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में
अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मनोकामना की पूर्ति के लिए लाल पीले धागे बेचे जा रहे थे, ठीक है। और कई लोग कह रहे थे हमारे पास आओ, हम तुम्हारे दुख हर लेंगे, हमारे पास आओ, इतना पैसा दो, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारी क्या कमियां हैं, तुम कैसे सफल हो सकते हो, है ना। तो व्यापार अंदर भी था, ये चीज़ें थी। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे देखेंगे धर्म को रहस्य को जानने के लिए, यानी कि जो घड़ी के पूज्य हैं, ये उसकी बात की गई है, ठीक है। फिर अगला क्या था, ये गांधी, नेहरू, यासिर अराफत से लिया गया है। तो पहले बात करते हैं कि धर्म के रहस्य डैश 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 तुम्हें इससे क्या। तो संदर्भ क्या होगा, गद्य यानी कि अध्याय है घड़ी के पूज्य और लेखक है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी। प्रसंग में क्या है, तो लेखक का मत है कि जो धर्म है वो मुट्ठी भर धर्माचार्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु आम लोग भी उसके रहस्य को समझ सकें, जिससे समाज का समग्र विकास हो। ऐसी बातों को विकसित करना चाहिए, ठीक है ना। तो लेखक यहाँ पे ये कहता है। फिर बारी आती है इसकी व्याख्या की। तो व्याख्या क्या है, व्याख्या ये है, धर्माचार्यों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो धर्माचार्य होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत धर्म के बारे में पता है, बस उतना ही रखो, उससे ज़्यादा मत जानो, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है इसको लेके। ये लोग घड़ी का दृष्टांत देखकर अपने मत का समर्थन लोगों से तालियां पिटवा कर करते हैं। वो कहते हैं घड़ी का काम है समय बताना, यदि तुम्हें घड़ी देखना नहीं आता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लो जो देख सकता है, जिससे घड़ी का पूर्ण ज्ञान हो। इसी तरीके के धर्म के बारे में भी धर्माचार्यों से आप पूछकर काम चलाओ। तात्पर्य यह है कि धर्माचार्य ये नहीं चाहते कि कोई भी आम व्यक्ति धर्म की गहराई में जाए। आम व्यक्ति को धर्म का रहस्य जानने का अधिकार नहीं है, ऐसा ये लोग कहते हैं, ठीक है। जबकि धर्म का जो रहस्य है, वेद शास्त्र का जो रहस्य है, वो तो कोई भी जान सकता है, ठीक है। घड़ी के पूज्य अर्थात धर्म के रहस्य की बातें आम आदमी के वास्ता नहीं है, ये कहा गया है। विशेष क्या है, तो भाषा विषय अनुकूल है, शब्द भंडार है, शब्द शक्ति है, शैली है। अब वो क्या क्या है, यहाँ से पढ़ दो, सिंपल सा है ना, इस प्रकार से। तो ये आपकी दोनों की दोनों जो सेपरेशन व्याख्या थी, आगे समझ में इस तरीके से बच्चों। अब आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन लिया गया है हमारा जो सेकंड बुक है। तो क्या है कि आज हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वो वास्तव में उजाड़ू अपसभ्यता है। आप ये कैसे कह सकते हो, तो आ जाइए समझते हैं। देखिए, आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से क्या किया है, काट दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो गया है। गैसों के द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जमी जो बर्फ है अब ये पिघल रही है। मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी मिल रहा है। बामडेर के गांव में बाढ़ आ रही है, लोग डूबते जा रहे हैं, ठीक है। मालवा में अब डगडग रोटी पग पग नीर, ऐसी स्थिति जो थी वो हो गई है, ठीक है। ये चीजें थी। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के खा वाले की, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, शरद में ही हरि श्रृंगार फूलता है। पितृपक्ष यानी कि पितृपक्ष में मलिनदाई घर के दरवाजे पर हरि श्रृंगार की राशि राख जो थी उसको रख जाया करती थी। हरि श्रृंगार की राशि जो थी इसको रख जाती थी और खड़ी बोली बोलती थी, जैसे गांव में बोली जाती थी। तो आपको उपयुक्त पंक्तियों का वर्णन मैं ये बताना कि आत्मकथा का किसकी है ये, ठीक है, और इस कथा के केंद्र में क्या है। तो आ जाइए देख लेते हैं एक बार। देखो, शरद में हरि श्रृंगार का फूल खिलता है, वो तो एक ही बात पूरी लिख देनी है। शरद में हरि श्रृंगार का खिलना, गांव की बोली तथा अन्य वनस्पतियों का वर्णन लेखक विश्वनाथ ने अपनी आत्मकथा विस्कोहर की माटी के माध्यम से किया है। इस पूरी कथा के केंद्र में क्या है, विस्कोहर, जो कि लेखक का गांव है। एक पात्र विश्वनाथ, जो स्वयं लेखक विश्वनाथ हैं, गर्मी, वर्षा एवं शरद ऋतु में गांव में होने वाली परेशानियों का वर्णन करने के लिए अपने आप को लेखक का सहारा देते हैं। पूरी रचना में लेखक ने अपने अनुभव और देखे गए प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत यहाँ पे किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बातें आपको लिखनी थी। ओके बच्चों, तो आई होप
कि इस पेपर का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो आपने डिस्कस कर लिया, पेपर नंबर 7 के बारे में। अगर आप सभी को पेपर नंबर 7 के अलावा 8वां क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, 9वां क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, तो आप सभी बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि यस सर, ऐसे ही आप 8 और 9 पेपर की जो वीडियो वो और बना दीजिए ताकि तैयारी और अच्छी हो सके। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बट वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि इतना तो आप सभी को पता है कि हमने आपके हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए तैयार किए हैं 20 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि 20 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी इलेक्टिव के 20, हिस्ट्री के 20 हिंदी और इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस के भी हिंदी और इंग्लिश में, इस प्रकार से हमने तैयार किए थे। ठीक है, और वैसे तो पहले बाय करने का तरीका बहुत ही आसान था। क्या तरीका था कि आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होता था, लेकिन आपका कल पेपर है तो क्वेरीज बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए अभी जो नंबर था वो बंद हो गया, व्हाट्सएप जो था वो बंद हो गया अभी के लिए। ठीक है, तो आपको हमने 2 गेटवे दिए हैं कांटेक्ट होने के लिए। तो आप या तो इस नंबर को सेव करके टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हो, और अच्छा रहेगा कि टेलीग्राम से कांटेक्ट करना, ठीक है, या फिर आप हमसे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपल सा देखो, प्राइस आपका 199 है हर एक सब्जेक्ट के 20 सैंपल पेपर्स का। ठीक है, बट बच्चे यहाँ पे प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आई नो वेरी वेल, इसीलिए इतना। तो हमने क्या किया कि एक कोड दिया JSK10। आप जब टेलीग्राम पे मैसेज करो तो आप लिखना हाय, फिर लिख देना JSK10, तो आपका जो नंबर है वो फिल्टर होके उस कैटेगरी में पहुंच जाएगा जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट पर 50% की छूट मिलेगी। ठीक है, यानी कि 99 में पूरे के पूरे 20 सब्जेक्ट हिंदी की। देखो, मैं सजेस्ट करूंगा अगर अभी आपको बाय करना है तो हिंदी बाय कर लीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में ही, जैसे आज है तो आज में अगर आपने इसके 10 सैंपल पेपर की भी तैयारी अच्छे से कर ली तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, एक कॉम्बो ऑफर है बच्चों, अगर आप आज लेते हो 3 सब्जेक्ट्स को तो ये आपको 269 में मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको कल लेते हो या फिर 19 तारीख के बाद में लेते हो तो आपको 198 में 2 सब्जेक्ट मिलेंगे फिर। ठीक है, तो देख लो आप अपने हिसाब से कैसे करना है आपको। ओके, और हाँ, ये आपको आपके घर पे कुरियर करके नहीं भेजे जाएंगे, ये आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, PDF फॉर्म में मिलेंगे, एक पासवर्ड दिया जाएगा, उस हिसाब से फिर आप उस PDF को ओपन कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।